अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अब ये दोनों नाम आपने इससे पहले भी सुने होंगे। अगर इसे हम सिंपल देखें तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता होगी और आपने सुनी भी होगी कि पाकिस्तान, इंडिया या फिर सब कॉन्टिनेंट जो था ये ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी और 1947 में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने इस कॉलोनी को आज़ाद करवाया ब्रिटिश से और अपने अपने मुल्क बनाए। तो जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे इसमें भी हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश थे इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई थी। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ थे जिन्होंने दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बनाई या बाकी कॉन्टिनेंट्स में जाके दूसरे ममालिक पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई और फिर ये किस तरह कॉलोनीज़ ख़त्म हुई। तो ये एजेंडा है हमारे अगले आज के लेक्चर में और अगले 2-3 लेक्चर्स में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की आप लोग बात करें, पीरियड बिटवीन लेट 19th सेंचुरी एंड मिड 20th सेंचुरी, इसका मतलब है लेट 19th सेंचुरी का मतलब है 1870 के ऑनवर्ड और मिड 20th सेंचुरी का मतलब है 1950 के इर्द गिर्द की बात हो रही है। इस पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ इम्पीरियलिज्म या फिर इसे कहा जाता है एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसे सादा अल्फाज में ये समझ लें कि इस पीरियड को कहा जाता है कि इस पीरियड में जो आपकी कॉलोनियल पावर्स थी या फिर इम्पीरियल पावर्स थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश की बात कर लें तो ये कॉलोनियाँ बना रही थी मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स में अपनी, या अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही थी। तो इस लिहाज से आप इसे ऐसे कह सकते हो, ये जो कॉलोनियल पावर्स थी ये अपने पीक पे थी इस टाइम पे। तो इस टाइम को कहते हैं एज ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड आल्सो नोन एज एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये कि अब ये जो कॉलोनियलिज्म था या फिर टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना, ये तो शुरू दिन से था। जो एम्पायर्स आई आपकी हिस्ट्री में, मुख्तलिफ़ एम्पायर्स आई तो उन्होंने भी ये काम किया। तो क्यों स्पेसिफ़िकली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी को एज ऑफ इम्पीरियलिज्म कहते हैं या एज ऑफ कॉलोनियलिज्म कहते हैं? तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि 15th सेंचुरी के अराउंड आपकी एज ऑफ इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये ख़त्म कब हुई? मिड 20th सेंचुरी में ही ख़त्म हुई। अब एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है कि लेट 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के मिड तक। तो कौन सी बात सही है, इस हवाले से आपने अपनी एक न्यूट्रल ओपिनियन देनी है, क्योंकि अब अगले लेक्चरों में आप लोग जब जाओगे तो आप इस चीज़ को डिस्कस करोगे कि जो कलोनियलिज्म था या फिर टेरिटरीज़ की एक्सपेंशन थी, ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड जब थी तब से स्टार्ट थी। मुख्तलिफ एम्पायर जब शुरू में आई थी तो उन लोगों ने ये काम अपने टाइम पे किया था। फिर आप ये चीज़ देखोगे कि जब 15वीं सदी स्टार्ट हुई तो उसमें जो स्पेन और पोर्टुगल था, इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई और मॉडर्न टाइम पे इन्हें कहा जाता था कि इन्होंने कलोनियलिज्म का स्टार्ट किया। तो लिहाजा इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही है कि आप यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन आपने देना हो तो आप उसमें बता सकते हो कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस टाइम पीरियड को कलोनियलिज्म कहते हैं, और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है जो 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड का टाइम पीरियड है उसे एज ऑफ इम्पीरियलिज्म या एज ऑफ कलोनियलिज्म कहते हैं। अच्छा, अब आप देखें एज ऑफ इम्पीरियलिज्म के सामने लिखा हुआ है बेस्ट डिस्क्रिप्शन। इससे ये चीज़ अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि जो इम्पीरियलिज्म का वर्ड है और कलोनियलिज्म का वर्ड है, ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस भी पाया जाता है। और उसी डिफरेंस की बेस पे हमने कहा है कि द पीरियड बिटवीन लेट 19th सेंचुरी एंड मिड 20th सेंचुरी इज़ नोन एज एज ऑफ इम्पीरियलिज्म, और एज ऑफ इम्पीरियलिज्म इस पीरियड को कहना ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगी। मतलब इस टाइम पीरियड को अगर आप एज ऑफ इम्पीरियलिज्म कहोगे बजाय इसके कि एज ऑफ कलोनियलिज्म के, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर आप बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो दोनों अल्फाज हैं, इम्पीरियलिज्म एंड कलोनियलिज्म, ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। कहीं पे इम्पीरियलिज्म लिखा होगा, कहीं पे कलोनियलिज्म लिखा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्या है इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में। मीनिंग ऑफ बोथ टर्म्स आर नॉट सिमिलर, बट बोथ टर्म्स आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। स्मॉल डिफरेंस इन देयर मीनिंग। वही बात है कि ये आप नहीं कह सकते कि दोनों टर्म्स 100% सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंस इनमें पाया जाता है। तो वही हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। अच्छा, इम्पीरियलिज्म जो वो वर्ड है, ये लेटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है इम्पीरियम, और इसका मतलब है ऑर्डर और कमांड। इस तरह जो कलोनियलिज्म है ये भी एक लेटिन वर्ड से निकला है, कलोनिया, जिसका मतलब है सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड में अपनी सेटलमेंट करना। अब ये जो ऑर्डर एंड कमांड का मतलब है कि जो इम्पीरियलिज्म का वर्ड है ये किसी कंट्री की पावर एंड अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। यानी किसी कंट्री की पावर एंड अथॉरिटी कितनी वसी है या कितने दूर तक फैली हुई है। या इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा और कितनी टेरिटरीज़ पे अपनी पावर या इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करता है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको अभी से एक आइडिया दे देता हूँ कि इम्पीरियलिज्म एंड कलोनियलिज्म में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। इम्पीरियलिज्म एक पॉलिसी का नाम है, और जब उस पॉलिसी को प्रैक्टिस करते हैं या उस पॉलिसी की आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो उसे हम कहते हैं कलोनियलिज्म। अब पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसीज़ की जो वेरी सिंपल डेफिनेशन है वो है प्लान्स ऑफ एक्शन, कि आपने आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी फ्यूचर में, या आपने क्या स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना है किसी भी किस्म के अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इम्पीरियलिज्म को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं इम्पीरियलिज्म इज़ अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द कंट्रोल एंड अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री ओवर फॉरेन टेरिटरीज़। बड़ी सिंपल सी बात है कि इम्पीरियलिज्म एक पॉलिसी का नाम है जिसमें एक कंट्री अपनी अपने कंट्रोल और अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करती है, बढ़ाती है फॉरेन टेरिटरीज़ पे। और जब किसी स्टेट की ऐसी पॉलिसी होगी, वो चाहेगी कि उसने अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना है, तो हम कहेंगे उस स्टेट ने इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। ये इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस और हैं। इम्पीरियलिज्म इज़ अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल ऑफ अ कंट्री बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट, कि इसने अपनी जो कंट्री का अपना जो रूल है उसे एक्सटेंड करना है बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट की बाउंड्री से बियॉन्ड। सेकंड डेफिनेशन है द पॉलिसी ऑफ डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल कम्युनिटी ओवर अदर पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिस पे एक पॉलिटिकल कम्युनिटी या एक स्टेट ने अपना इन्फ्लुएंस कायम करना है अनदर पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी किसी और स्टेट के ऊपर। इस तरह हैंस मॉर्गेंथो ने भी इंपीरियलिज्म को डिफ़ाइन किया है। उनके मुताबिक इंपीरियलिज्म इज़ एक्सपेंशन ऑफ अ स्टेट पावर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, यानी अपने बॉर्डर्स के अलावा अपनी स्टेट पावर की एक्सपेंशन का नाम इंपीरियलिज्म है। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हैंस मॉर्गेंथो के मुताबिक
जब एक स्टेट अपनी पावर को एक्सपेंड करता है दूसरी टेरिटरीज़ पे, तो इसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म। इससे आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो आपका ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी पूरी दुनिया में। कितनी कॉलोनीज़ थी ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन ये आपको पता है कि जो सब कॉन्टिनेंट था वो उनकी एक कॉलोनी थी। तो उस कॉलोनी के पीछे उनकी पास जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का नाम था इम्पीरियलिज़म, और वो उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने अपना जो पावर है उसे एक्सटेंड किया। इसके अलावा उनके कोई ऑब्जेक्टिव्स थे, तब उन्होंने ये कॉलोनीज़ बनाई थी। तो वो ऑब्जेक्टिव भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अच्छा, टू मेथड्स टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। अब इस इम्पीरियलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। इस मेथड में एक पावरफुल कंट्री या एक कॉलोनियल पावर किसी वीक स्टेट में डायरेक्टली इंटरफेयर करता है। पहले वो उस कंट्री को कैप्चर करेगा, उसके बाद वहाँ पे अपनी सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इकोनॉमिक सिस्टम है उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस तरह एक इंपीरियल कंट्री या एक कॉलोनियल पावर अपनी पावर को एक्सटेंड करता है एक वीक कंट्री पे। अब यहाँ पे आप दोबारा ब्रिटिश सरकार की एग्ज़ाम्पल ले लो, अपनी हिस्ट्री में चले जाओ और देखो किस तरह वो आए थे। उन्होंने यहाँ को हमें कैप्चर किया या सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर किया, उसके बाद यहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश किया। फिर उन्होंने यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था और इकोनॉमिक सिस्टम था उस पर कंट्रोल ले लिया। अब हम इनडायरेक्ट मेथड को देखते हैं। नाम से पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से। इन दिस मेथड कंट्री इन्फ्लुएंस अदर कंट्री विदाउट डायरेक्ट इंटरफेयर। डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्टली कंट्री इंटरफेयर करती थी, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में कंट्रीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती और अपनी जो डोमिनेंस है उसे इस्टेब्लिश कर लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल के अगर टाइम की एग्ज़ाम्पल आप लोग लो, आप देखो चाइना ने हमें डायरेक्टली कैप्चर नहीं किया या डायरेक्टली हमारी मुल्क में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उसने इनडायरेक्टली इंटरफेयर किया है। वो कैसे किया है? उसने हम पे एक अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर लिया है। हमारे मुल्क में कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म का अगर कोई इशू होता है तो सबसे पहले हम लोग चाइना की तरफ देखते हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है, और जिस वक्त सी पैक का काम स्टार्ट हुआ था तो उनका ये मानना था कि जो चाइना है ये एज ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज होगी। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में आई थी और उन्होंने यहाँ पे उसके बाद अपनी हुकूमत बना ली, तो इस तरह चाइना भी पाकिस्तान में आया है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान भी चाइना की एक कॉलोनी बन जाएगा। लेकिन आप देखो कि चाइना जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से इम्पीरियलिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहा है पाकिस्तान के केस में, कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इंटरफेयर नहीं कर रहा, यहाँ हम लोग को कैप्चर नहीं कर रहा, हमारे कैपिटल को कैप्चर नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश नहीं कर रहा, फिर पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वो आपकी पॉलिटिक्स कल जो आपका सिस्टम है इसको भी किसी हद तक कंट्रोल करता है, आपकी इकोनॉमिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मुश्किल के हालात में चाइना नहीं आपका साथ देना है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को, न्यू इम्पीरियलिज्म। और न्यू इम्पीरियलिज्म क्या है? न्यू इम्पीरियलिज्म इज़ बेसिकली अ मॉडर्न वर्जन ऑफ इम्पीरियलिज्म। जो आपका ओल्ड इम्पीरियलिज्म था, जो आपने पिछली स्लाइड्स में देखा, उसका जो मॉडर्न वर्जन है वो है न्यू इम्पीरियलिज्म। ओल्ड इम्पीरियलिज्म में डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरफेयर करना होता था एक पावरफुल कंट्री ने एक वीक कंट्री पे। जो न्यू इम्पीरियलिज्म है उसके उसके मुताबिक आपने इनडायरेक्ट इंटरफेयर करना है। अब इसकी आगे अगर आप लोग पढ़ लें तो इसमें लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिलिट्री पावर्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर वीक कंट्री, द स्ट्रॉन्गर कंट्री uses economic or political power
to maintain control our weaker power and make them dependent on stronger country. लेकिन डायरेक्ट मेथड में जब आप किसी वीक स्टेट को या वीक कंट्री को कॉन्कर करते हो तो आपको अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है या फिर न्यू इम्पीरियलिज्म है, इस पे एक पावरफुल स्टेट जो है वो मिलिट्री का इस्तेमाल किए बगैर एक वीक स्टेट को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देती है और उसके लिए वो अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल करती है। अगर यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान और यूएसए की एग्ज़ाम्पल लो तो आप देखोगे कि अगर पाकिस्तान के यूएसए से ताल्लुकात अच्छे हैं तभी हमें आईएमएफ लोन देगा, हमें कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देगा, यूनाइटेड नेशंस में हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे यूएसए की पॉलिटिकल पावर्स चल रही हैं। और इस तरह आप देखो यूएसए ने अपनी पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल किया, हमें इनडायरेक्टली खुश किया और बदले में हमने क्या किया, हमने यूएसए की डोमिनेंस में आ गए, यूएसए की हमने बात मानना शुरू कर ली। इसी तरह यूएस हम लोग अगर क्राइसिस में हैं तो यूएसए से अगर हमें पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, यूएसए ने हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा लिया तो हम फिर यूएसए की बात भी सुनेंगे। इस तरह चाइना की अगर एग्ज़ाम्पल लो तो चाइना से भी हमें पैसा आ रहा है, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है तो हम लोग ने क्या किया, उनकी फिर बात मानना शुरू कर दी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यू इम्पीरियलिज्म। लास्ट इसकी जो बुलेट है उसमें लिखा हुआ है, इन दिस वे स्ट्रॉन्गर कंट्री एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर वीक कंट्रीज़। तो इस तरह पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्गर कंट्रीज़ जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करती हैं वीक स्टेट्स पे। अब ये जो डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ा है, डायरेक्ट मेथड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, तो ये कलोनियलिज्म है। और इसका जो इनडायरेक्ट मेथड है इसे हम कहते हैं न्यू कलोनियलिज्म, आजकल के दौर का कलोनियलिज्म। और इस न्यू कलोनियलिज्म के पीछे जो पॉलिसी है उसका नाम है न्यू इम्पीरियलिज्म, आजकल के दौर की इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा सा कलोनियलिज्म को फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, कलोनियलिज्म की का जो मतलब है इसमें तीन अहम चीज़ें आती हैं। फॉरेन सेटलमेंट, एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर लोकल पॉपुलेशन एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। जब एक पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को कैप्चर करती है, फिर वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स बनाती है, इसी के साथ वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उस पर अपना डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करती है, साथ में वहाँ की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करती है। तो ये असल मतलब है कलोनियलिज्म का। इसकी अगर डेफिनेशन देख लो तो कलोनियलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड सेटलमेंट। सब्जुगेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को अपने अंडर कंट्रोल कर देना। अब यहाँ पे आप देखें, सब्जुगेशन, डोमिनेशन, कॉन्क्वेस्ट एंड सेटलमेंट, ये चार टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। इससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी मुल्क में या किसी भी कंट्री में जाके सिंपली सेटल आप हो जाओ तो उसे कलोनियलिज्म नहीं कहते। यानी कलोनियलिज्म में आपने एक वीक स्टेट को कैप्चर भी करना होता है, वहाँ पे अपनी सेटलमेंट भी इस्टेब्लिश करनी होती है, इसके साथ उस पूरी स्टेट को अपना ताबेदार या महकूम बनाना होता है, तो इसे कहते हैं कलोनियलिज्म। सेकंड जो इसका पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, कलोनियलिज्म इज़ द सिस्टम इन विच अ स्टेट क्लेम सॉवरेनिटी ओवर टेरिटरी एंड पीपल आउटसाइड इट्स ओन बाउंड्री। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब एक स्टेट सॉवरेनिटी को क्लेम करती है कि इस जगह पे या अपनी टेरिटरी के अलावा किसी और जगह पे उसकी सॉवरेनिटी है, उस दूसरी टेरिटरी पे भी और उस टेरिटरी के लोगों पे भी, तो इसे कहते हैं कलोनियलिज्म। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी है कि कलोनियलिज्म इज़ अ प्रैक्टिस वेयर एज इम्पीरियलिज्म इज़ एन आइडिया, थ्योरी और पॉलिसी बिहाइंड दिस प्रैक्टिस। एक स्टेट, एक कोई भी रियासत होती है वो किसी पॉलिसी के तहत चलती है, तो रियासत ने अपनी पॉलिसी बना दी
कि हमने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी की अडॉप्ट करना है, और जब उस पॉलिसी को प्रैक्टिकल शक्ल देंगे तो उसे कहते हैं कलोनियलिज्म। लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि कलोनियलिज्म इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंपीरियलिज्म पॉलिसी। अब हम देखेंगे कि जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी है या फिर जो कलोनियलिज्म है, इसके पीछे क्या पर्पस हैं या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला इसका पर्पस है टू टेक एडवांटेज ऑफ लोकल पॉपुलेशन बाय एक्सप्लॉइटिंग देम। एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों से ज़्यादा काम करवाते हैं और उसके बदले उन्हें कम पैसा देते हैं, तो इसका मतलब है आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी थी इंपीरियलिज्म की या जो कॉलोनियलिज्म था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने जो लोकल पॉपुलेशन है, नेटिव पॉपुलेशन है उस टेरिटरी के, उन लोगों से एडवांटेज लेना है, उनसे काम करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें उसके बदले में जो उनकी तनख्वाहें हैं वो कम देनी है, और जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो मैक्सिमम आपने खुद रखना है। इस तरह इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। अब उस जो आपकी कॉलोनी होगी, उधर से उसकी इकोनॉमी से आपने फ़ायदा उठाना है, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उधर से आपने फ़ायदा उठाना है, ताकि अपने जो आपके इंटरेस्ट हैं उसे आप लोग फुलफ़िल कर सकें। आप लोग ब्रिटिश की एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। अब ब्रिटिश को पता था कि जो इंडिया है यहाँ का कॉटन सबसे अच्छा है, और कॉटन रॉ मटेरियल यूज़ होता है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। अब इंडस्ट्रीज़ उन्होंने अपने मुल्क में लगाई हुई थी, लेकिन कॉटन यहाँ से जाता था, यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो इस्तेमाल होते थे, यहाँ का अच्छा कॉटन उनकी इंडस्ट्रीज़ में जाता था, फिर वहाँ पे ही जो कॉटन बनता था और वो फिर वो बेचते थे वापस इधर सब कॉन्टिनेंट में। तो वो अपना जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो पॉलिसी थी मर्केंटलिज्म की पॉलिसी थी। और मर्केंटलिज्म कहते हैं कि आपने अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जब आपको पता है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं तो ये किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू इंक्रीज़ ओन पावर एंड वेल्थ। अपनी पावर और अपनी मुल्क की जो दौलत थी उसे इंक्रीज़ करना, ये इस इंपीरियलिज्म या कलोनियलिज्म का एक एम था, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। इस तरह टू एक्सटेंड ओन टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करना, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशंस करना। तो इसे हम लोग कंक्लूड करेंगे imperialism and colonialism को। To conclude, it can be said that behind colonialism there is a policy of imperialism, कि जो colonialism है, कॉलोनीज बनाना, इसके पीछे एक पॉलिसी है जिसका नाम है imperialism, and behind imperialism policy there is a objective of powerful country। और इस imperialism पॉलिसी के पीछे पावरफुल कंट्री से कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें से हमने कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव ये ऊपर देख लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस पर डीकोलोनाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो कलोनाइजेशन की या कलोनियलिज्म की हिस्ट्री है ये क्या थी, कब से ये कॉलोनीज बनना स्टार्ट हुई, क्या हिस्ट्री है, तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इन नोट्स को अपने पास लिख लें, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।